बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉस्ट फार्मूला। उसके लिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 थी और हम लोगों ने कहा हमारे पास दो किस्म के मेथड्स हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट। अब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए ये हमारे पास दो किस्म के मेथड्स आ गए, लेकिन इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग के लिए भी हमारे पास दो ही मेथड्स होते हैं। उसमें एक मेथड हमारे पास होता है पीरियोडिक और दूसरा मेथड होता है हमारे पास परपेचुअल। पीरियोडिक एंड परपेचुअल। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें सपोज के पीरियोडिक मेथड की, तो पीरियोडिक मेथड में इन्वेंट्री की कैलकुलेशन होती है हमारे पास कुछ इस तरह से। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। और इसमें हम लोग सबसे पहले अगर डिस्कस करें फाइफो मेथड, जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग कर चुके थे। फाइफो तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं किया जाता। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में इन्वेंट्री अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया जाता। एट द एंड ऑफ द पीरियड हम लोग अपने वेयर हाउस में जाते हैं और हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री का पता चल जाता है। अब यहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन गिवन हो और हम लोगों ने देखना हो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, उसका मेथड हमारे पास होता है कि हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक देखना है इन नंबर ऑफ यूनिट्स, हमारे पास कितने हैं। ड्यूरिंग द पीरियड हम लोगों ने कितने यूनिट्स परचेज किए, ये ऐड कर देंगे। और जितने यूनिट्स हम लोगों ने सेल किए ड्यूरिंग द पीरियड वो उसमें से लेस हो जाते हैं, तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करने के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स, ऐड करेंगे यूनिट्स परचेज्ड और इसमें से लेस करेंगे यूनिट्स सोल्ड। हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद है 100 यूनिट्स, ऐड किया ड्यूरिंग द ईयर जो हम लोगों ने परचेज की 300 प्लस 500 प्लस 200, और इसमें से लेस करेंगे जितने यूनिट्स हम लोगों ने सेल किए। तो वो उसने हमें इन टोटल बता दिया था कि हम लोगों ने इन टोटल कितने यूनिट सेल किए, 800। तो इसमें से लेस कर देंगे 800 यूनिट्स, तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी। हम्म कितना? 300। क्लोजिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स 300। अब हमने देखनी है इसकी वैल्यू कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी। और वैल्यूएशन के लिए जो फर्स्ट मेथड हम लोग अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं वो है हमारे पास फाइफो। फाइफो मेथड में हम लोगों ने देखनी होती है अपनी बिल्कुल रीसेंट परचेजेस। हमारे पास बिल्कुल रीसेंट परचेजेस कौन सी हुई, ये 200 यूनिट्स की बिल्कुल रीसेंट परचेजेस। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में इन टोटल 300 यूनिट्स हैं, तो उनमें ये रीसेंट परचेजेस तो हमारे पास इन टोटल मौजूद होंगी। लेकिन साथ में इसके जो रिमेनिंग 100 का डेफिसिट आ रहा है, हमारे पास एक्स्ट्रा यूनिट्स आ रहे हैं, वो हम लोगों ने पिक करने हैं उससे भी प्रीवियस परचेजेस से। तो यहां से हमारे पास आएंगे एट अ रेट ऑफ 70। तो हमारे पास यूजिंग फाइफो मेथड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 100 मल्टीप्लाइड बाय 70 प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाय
80 and the total is 23,000। और ये 5 मेथड से आप लोगों ने पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में इन्वेंटरी की कैलकुलेशन कर दी। किसी को इशू? अगर हम लोग बात करें यहां पर वेटेड एवरेज मेथड की, तो पीरियोडिक सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री लेजर रिकॉर्ड नहीं बनाया जाता, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा हमारे पास। और अगर हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट फार्मूला यूज करें, एवरेज कॉस्टिंग, अगर ये मेथड यूज करें तो उसके लिए आपको एक एवरेज रेट डिटरमिन करना पड़ता है। और एवरेज रेट आपके पास कैसे आएगा कि आपने सबसे पहले देखना है अपने पास अपना ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग इन्वेंट्री। आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 100 यूनिट्स। और कौन से रेट पर है? 50। 100 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 5000 ओपनिंग इन्वेंट्री। इसमें आपने परचेज करते जान इसमें ऐड करते जाना है अपनी परचेजेस। अब आपकी डिफरेंट डिफरेंट परचेजेस हैं और डिफरेंट रेट पर हैं, तो हर किसी को अलग अलग से आप नहीं लिखते हैं, मतलब मर्ज करके नहीं लिख सकते। तो सबसे पहली आप लोगों के पास परचेजेस क्या आ गई? 300 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 60। 300 at a rate of 60, then 500 at a rate of 70, then 200 at a rate of 80। वैल्यू क्या बन जाएगी ये? 18,000। 57 एंड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। अब आपने कर देना है इसको ऐड। हाँ, अगर किसी किस्म की कोई परचेजेस रिटर्न हो तो वो इधर ही आप लोगों ने माइनस कर देनी है। अगर कोई परचेजेस रिटर्न है तो आप लोगों ने इधर ही यहां पर माइनस कर लेनी है। अगर नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं। अब आपने क्या करना है? अपने तमाम नंबर ऑफ यूनिट्स को ऐड कर दें कि आपके पास टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाते हैं? 1100। और टोटल इनकी वैल्यू क्या बन जाती है? 74,000। इन टोटल इनकी वैल्यू बन गई 74,000। और 74,000 में आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 11,000। अब यहां से आपने एक एवरेज रेट फाइंड करना है। और वो एवरेज रेट आपके पास कैसे आएगा? एवरेज रेट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहां से एक एवरेज रेट आया विच इज इक्वल टू 67.27। अब यहां पर वही रेट आ जाए। ये है आपके पास एक एवरेज रेट। अब अगर आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी है तो वो इस एवरेज रेट के मुताबिक हो। क्लोजिंग स्टॉक के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे? मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रेट। ये जो रेट आपके पास आया था उसी को मल्टीप्लाई कर दो 300 से। टू जीरो 181। ये है पीरियोडिक सिस्टम्स में वेटेड एवरेज कॉस्ट फार्मूला यूज करते हुए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 20181। ऑल राइट, ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब अगर हम लोग डिस्कस करें यहां पर परपेचुअल इन्वेंट्री। पीरियोडिक क्लियर है सब बच्चों को? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम।
परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। अच्छा भाई, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें ना, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो वहां पर भी हमें चाहिए होती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम पीरियोडिक सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, हम परपेचुअल सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो यहाँ पर बात ही सारी इन्वेंट्री के ऊपर हो रही होती है। तो इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इन केस क्वेश्चन साइलेंट हो, तो हम लोगों ने परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम ही अज्यूम करना होता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, तो हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम अज्यूम करते हैं। तो इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे हम लोग। अब इस इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए आपने पढ़ा था बिन कार्ड, जो स्टोर कीपर ने अपने पास मेंटेन करना होता है। बिन कार्ड, जिसे इन्वेंट्री कार्ड भी कहते हैं। तो आपने वो इन्वेंट्री कार्ड बनाना होगा। इन्वेंट्री कार्ड बनाने के लिए उसका फॉर्मेट हमारे पास होगा कुछ इस तरह से। इन्वेंट्री कार्ड, देखिए आपको बुक पे ही समझा देते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन मौजूद था, और ये फाइफो मेथड में ये बन गया आपके पास इन्वेंट्री कार्ड। इन्वेंट्री कार्ड के लिए देखें, आपने एक कॉलम तो अपने पास डेट का रखना है कि ये ट्रांजैक्शन किस दिन हो रही है। वैसे साथ में एक और कॉलम डिटेल्स का भी होता है, कि पता चले कि वो ट्रांजैक्शन कौन सी हो रही है। परचेजेस हैं, परचेज रिटर्न है, सेल्स हैं, सेल्स रिटर्न है, किसी किस्म का कुछ डैमेज हो रहा है, ड्राइंग्स हो रही हैं। तो वो डिटेल्स में हम लोग वो चीज साथ में मेंशन कर रहे होते हैं। लेकिन जो ज्यादा हमारा फोकस होता है ना, वो होता है तीन कॉलम्स के ऊपर। वो तीन कॉलम्स कौन कौन सी हमारे पास? द फर्स्ट वन इज रिसीट्स या परचेजेस। रिसीट्स या परचेजेस। सेकंड कॉलम हमारे पास होता है इशू, इशू या सेल। अब देखें, अगर ये इन्वेंट्री कार्ड बन रहा है ना फिनिश्ड गुड्स के लिए, तो परचेजेस एंड सेल्स आ जाएगा। लेकिन अगर ये बन रहा है फॉर रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के लिए रिसीट्स एंड प्रोडक्शन को रॉ मटेरियल इशू किया जाता है, सेल नहीं किया जाता। तो इस वजह से वो यहां पे इश्यूज लिख देता है। मतलब कि अगर इन्वेंट्री, जो भी मतलब इन्वेंट्री हो, चाहे फिनिश गुड्स है चाहे रॉ मटेरियल है, जो भी आप ये कार्ड बना रहे हैं, अगर आपके पास इन्वेंट्री आ रही है तो रिसीट्स वाली साइड पे लिख दो। जैसे परचेजेस करते हैं तो इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है, रिसीट्स वाली साइड पे चली जाएंगे। और अगर हम लोग उसको इशू कर रहे हैं, हमारे स्टोर से इन्वेंट्री बाहर जा रही है, तो हम लोगों ने इश्यूज के कॉलम में लिख देना है। जैसे ही हम ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, फौरन अपने बैलेंस को हम लोग मेंटेन कर लेंगे कि इस इशुएंस या रिसीट्स के बाद हमारे पास बैलेंस अमाउंट क्या आ जाए। ऑल राइट, तो इशू। अच्छा, अब आप लोग देखो, सबसे पहली चीज हम लोग जाके रिकॉर्ड करते हैं अपना ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस चाहे आप लोग इधर रिसीट्स वाली साइड पे ना भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको जाकर आपने बैलेंस में लिखना होता है। अब जो तीन आप लोगों ने मेन अकाउंट्स वो कॉलम्स बनाए थे, हर कॉलम को थ्री सब कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। उनमें आप लोग एक कॉलम रखते हैं यूनिट्स के लिए, दूसरा कॉलम आता है रेट पर यूनिट, कि एक यूनिट कितने का है, और थर्ड कॉलम आता है इन टोटल अमाउंट। और तीनों के साथ ये आ जाएंगी क्वांटिटी, जहां पर एट अ रेट लिखा हुआ है, मींस दैट रेट पर यूनिट, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टोटल अमाउंट बढ़ जाएगी। और तीनों के साथ बिल्कुल सेम सेम। अब सबसे पहले आप लोगों ने अपना जाकर ओपनिंग बैलेंस मेंटेन किया। ओपनिंग बैलेंस आपके पास क्या आया? 100 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 50, तो टोटल वैल्यू क्या बन गई? 5। बात क्लियर? अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू डेट चलना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने अपनी परचेजी सारी पहले लिख देनी है और सेल सारी बाद में लिखनी है, ऐसा नहीं करना। अब अकॉर्डिंग टू डेट चलना है आपने। यहां पर देखें, आप लोगों के पास सबसे पहली ट्रांजेक्शन यहां परचेज किस दिन हुई? 5 अप्रैल। जबकि सेल्स फर्स्ट किस दिन हुई? तो पहले किसने रिकॉर्ड होना है? 5 अप्रैल। तो 5 अप्रैल के पास आ, आपने यूनिट्स परचेज किए एट अ रेट ऑफ 60। कितने यूनिट्स?
तो रिसीट साइड पर जाएंगे आप लोग और अपने पास 300 यूनिट्स रिकॉर्ड करेंगे एट अ रेट ऑफ 60, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास ये टोटल अमाउंट बन जाती है। ये बात क्लियर? अच्छा, हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं अभी के लिए? फर्स्ट इन। तो जब आपके पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना, तो स्टोर कीपर को बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है। मीन्स दैट अब ऐसा नहीं है कि वो इन 300 यूनिट्स को स्टोर में जाकर जो ओपनिंग 100 था उनके साथ मर्ज नहीं कर सकता, तो फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को पता ही नहीं चलना। अब उसे क्या है कि ओपनिंग को अलग से रखना है और जो परचेजेस हुई हैं वो अलग से रिकॉर्ड करेगा। तो अपने इन्वेंट्री लेजर कार्ड में भी बिल्कुल वैसे ही रखेगा कि अपने यहां पर इन्वेंट्री को मर्ज करके नहीं रख सकता। उसने अपने पास अपना ये ओपनिंग रिकॉर्ड करना है कि भाई मेरे पास ये नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाने के बाद 100 यूनिट्स ओपनिंग वाले रखे हुए हैं, प्लस मैंने ये जो परचेजेस की ये भी मेरे पास मौजूद हैं। ये बात समझ आ गई? और साथ में अब इनका टोटल भी करके बता देगा कि इन टोटल मेरे पास 400 यूनिट्स हैं जिनकी टोटल वर्थ 23,000 बनती है। उनमें अब एवरेज रेट नहीं लिखेगा, बताएगा कि कुछ 50 वाले यूनिट्स हैं और कुछ 60 वाले यूनिट्स हैं। बात क्लियर? कोई इशू? अगर यहीं पर जाकर क्लोजिंग स्टॉक बताना होता तो हम ये 400 यूनिट्स बताते और साथ में वैल्यू लिख देते 23,000। डन। अच्छा, फिर देखें नेक्स्ट आपके पास अगली ट्रांजेक्शन कौन सी हुई? यहां तक की बात क्लियर है सब बच्चों को? क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई। नेक्स्ट परचेजेस कब हो रही हैं, लेकिन सेल्स कब हुई? 9th में, तो पहले कौन आएगा? 9th में आएगा। अब 200 यूनिट्स आपने इशू कर देने हैं। भाई इन्वेंट्री लेजर कार्ड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता कि आपने वो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी वैल्यू पे की है, क्योंकि ये जो इन्वेंट्री लेजर कार्ड है आप लोगों के पास, ये हमेशा कॉस्ट पे मेंटेन होता है, ये सेलिंग प्राइस पे मेंटेन नहीं होता आपका। तो अब आप लोगों ने इशू करनी है नंबर ऑफ यूनिट 200 इन टोटल करने हैं, लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो आपके पास पहले ओपनिंग रखा हुआ था उसको सेल करोगे या जो परचेजेस आई उनको करोगे? ओपनिंग। लेकिन ओपनिंग तो आपके पास 200 है ही नहीं। तो क्या आप अपने कस्टमर को बताओगे कि मैं 100 यूनिट तुम्हें ओपनिंग दे रहा हूँ, 100 यूनिट रीसेंट परचेजेज में से दे रहा हूँ? कस्टमर को ये बताने की जरूरत नहीं है, उसके सामने तो 200 यूनिट्स आके सारे रख दो। लेकिन जब अपने पास रिकॉर्ड करने जाओगे तो आप इकट्ठे नहीं रिकॉर्ड कर सकते। आप बताओगे कि भाई 200 यूनिट्स में इशू जरूर कर रहा हूं, लेकिन इसमें से 100 यूनिट्स ओपनिंग वाला आप लोगों ने इशू कर देना है। अब ओपनिंग वाले का रेट क्या था? 50, तो 50 के मुताबिक जाएगा। ऑलराइट। फिर जो रिमेनिंग 100 उसका 200 पूरा करना था, तो जो रिमेनिंग 100 है वो आपने अपनी इन परचेजेज में से लेना है। गॉट इट? 100 ये आपके पास आ गया एट अ रेट ऑफ 60। टोटल आप उसे 200 यूनिट इशू कर रहे हैं जिनकी कॉस्ट आपके पास बन रही है 11,000। इसमें 50 वाले यूनिट्स भी हैं और 60 वाले भी हैं। बात क्लियर? लेकिन जब आप लोग अपने क्लोजिंग स्टॉक पे जाएंगे तो अब आपके पास सिर्फ एक टाइप की इन्वेंट्री पड़ी हुई है जो आपकी रीसेंट परचेजेस थी, और वो भी आपके पास इस 300 में से आपने 100 इशू कर दिया था, तो बाकी आपके पास कितने बच जाएंगे? 200। ये ऑल राइट? ओके। अच्छा, ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा। ये तो आप लोगों ने लेस कर दिया ना, तो आपके पास ये वाला बैलेंस आ जाएगा 200 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 60। ये आपके पास मौजूद होंगे इस ट्रांजेक्शन के बाद। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट। नेक्स्ट, 14 जुलाई को आपकी परचेजेस हुई। कौन से? कितने नंबर ऑफ यूनिट्स? किस रेट पर? तो ये जाके आप रिकॉर्ड करोगे रिसीट साइड पर 500 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 70, टोटल 35। अब जब आप इन बैलेंस में जाओगे तो 200 यूनिट पहले से मौजूद थे एट अ रेट ऑफ 60, इसमें शामिल हो जाएंगे 500 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 70, और ये आपने टोटल करके बता
बात क्लियर? बात क्लियर? नेक्स्ट, आपने यूनिट सेल किए, 200 यूनिट्स आप लोग सेल करने जा रहे हैं। ये देखें 200 यूनिट्स। तो जब ये 25th को 200 यूनिट्स हम लोगों ने सेल करने हैं, तो इनके लिए ये 200 यूनिट्स कौन से वाले होंगे? ये 200 यूनिट जो आपके पास इधर 60 वाले रखे हुए थे। देखिए, जो आपके पास यहां से ये 60 वाले 300 यूनिट्स आए थे, इनमें से 100 यूनिट्स आपने यहां पर इशू कर दिए, तो ये बाकी 200 यूनिट्स बच गए थे। यही 200 यूनिट्स यहां पर आकर आप सेल कर दो। अब जब क्लोजिंग स्टॉक में जाओगे ना, तो आप लोगों के पास सिर्फ ये वाले 500 यूनिट्स पड़े हुए हैं एट अ रेट ऑफ 7। डन? क्या बातों की समझ आ रही है? इन्वेंट्री लेजर कार्ड समझ आ रहा है? नेक्स्ट, अब आपके पास ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक इस ट्रांजैक्शन के बाद। नेक्स्ट, आपने परचेजेस की 200 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 80। तो इन दोनों को मर्ज कर दो कि भाई मेरे पास ये इन्वेंट्री मौजूद है। फिर जब 200 यूनिट सेल करने लगे, तो वो 200 यूनिट सेल इन 500 में से जाकर होंगे। 200 यूनिट सेल कर दिए, तो इन 500 में से कितने यूनिट आपके पास बच जाएंगे? 300 यूनिट इधर से बच जाएंगे आप लोगों के पास, और 200 यूनिट ये वाले आपके पास मौजूद होंगे, और इन टोटल आपके पास मौजूद होंगे 500 यूनिट। क्लियर? फिर आपने अपने 200 यूनिट जब सेल किए, तो इन 5 में से 200 यहां से गया, 200 इधर गया, तो बाकी इन 5 में से कितने बच जाएंगे आपके पास? 100 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 70 एंड 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 80 आपके पास मौजूद होगा, और इन टोटल 300। और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 23। बात क्लियर? ओके। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्टिंग को। वेटेड एवरेज कॉस्टिंग क्वेश्चन सेम रखते हैं, लेकिन से इन्वेंट्री लेजर कार्ड हमारा चेंज हो जाएगा। यहां पर ये डेट, रिसीट्स, इश्यूज एंड बैलेंस। हाँ, और इन तमाम को फिर 3 सब कॉलम्स में हम लोगों ने डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज क्वांटिटी एट अ रेट एंड रुपीज। ओपनिंग बैलेंस आपके पास मौजूद है 1 जनवरी, 1 जनवरी। ओपनिंग बैलेंस डायरेक्ट आके इधर लिख दिया करें, 100 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 50, टोटल इज 5000। अब ये आपका ओपनिंग बैलेंस आ। ओके। अच्छा, इसके बाद देखिए हमारे पास परचेजेस आई थी। परचेजेस कौन सी डेट पर थी? फर्स्ट परचेजेस हमारे पास थी 5 अप्रैल को, 300 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 60। परचेजेस एज इट इज अपने पास लिख लिया करें, 300 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 60। तो टोटल वैल्यू कितनी बन गई? ये आपने 18,000 इधर इस तरह से लिखा। डन? अब जब इधर आएंगे ना बैलेंस के कॉलम में, वेटेड एवरेज मेथड में आप लोग अपने पुराने यूनिट्स के साथ न्यू परचेजेस को ऐड कर सकते हैं। ओके। अब आपने क्या करना है, यहां पर 100 पहले से मौजूद था, 300 आपने मजीद परचेज किया है, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहां पर आकर आप लोगों ने ये टोटल लिख देना है,
मतलब अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर मतलब इनको अलग अलग से भी यूं कर सकते हो कि 100 into 55,000, फिर आपके पास आ गया 300 into 60, ये टोटल 18,000। अब क्योंकि हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्टिंग है, अब इनका टोटल कर लेंगे। ये हो जाएगा 400, यहां से टोटल हो जाएगा। लेकिन अब जब रेट लिखने लगेंगे ना, हम 50 and 60 नहीं लिखेंगे जिस तरह फाइफो मेथड में कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, एवरेज रेट कैलकुलेट कर लेंगे। और वो कैसे आएगा, 23,000 डिवाइडेड बाय 400, 57 पॉइंट। ये इस तरह से हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। ऑल राइट, ये बात समझ आ गई कि एवरेज रेट हम लोगों ने डिटरमिन कैसे करना है। 360 and 18, ये बात क्लियर है सब बच्चों को। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन किस दिन हुई, ये 1 अप्रैल को थी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 9 में। 9 में यहां पर आ जाएंगे, कितने यूनिट हमने सेल किए, 200 यूनिट। 200 यूनिट्स हम लोगों ने सेल किए। और जब सेल के लिए बात आती है ना, तो जो इससे पहले रिसेंट रेट चल रहा हो, एवरेज रेट, हम उसके ऊपर सेल करते हैं। तो अब यहां पर देखो हमारे पास कौन सा एवरेज रेट आ रहा था, तो यहां पर जो रेट आएगा हमारे पास वो आएगा 57.5। अब देखिए इसकी टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, 11,500। अब देखो सेल करने से आपके नंबर ऑफ यूनिट डिक्रीज हो जाते हैं, तो जब बैलेंस में जाओ इसमें से कम कर दो 200 नंबर ऑफ यूनिट्स। जब सेल करते हैं तो एवरेज रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, जब परचेजेस की जाती हैं तो आपका एवरेज रेट चेंज हो जाएगा। सेल करने पर एवरेज रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर देखें, ये टोटल वैल्यू, अब वैल्यू में से भी ये माइनस कर दोगे क्योंकि आपने ये इशू कर दिए, तो आपके पास बैलेंस में क्या अमाउंट आ जाएगी, 200 यूनिट्स। यहां पर वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11500। और रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल ट्रांजैक्शन के बाद सेम रेट आ जाए। ऑल राइट जी, क्या 23,000, if 5 plus 18,000 is equal to 23, 100 plus 300 is equal to 400, तो 23 divided by 400 is equal to 57.5। क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट आपकी परचेजेस हुई, जरा रिकॉर्ड करके दिखाएं कैसे करेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखें कि हम लोगों ने इसको कंप्लीट किस तरह से करना है। यहां तक की ट्रांजैक्शन आपको समझ आ चुकी होंगी के साथ साथ ना बैलेंस को मेंटेन करते जाना है। अब इस ट्रांजैक्शन के बाद अगर कोई हमसे पूछेगा ना कि भाई आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, तो हम ये लास्ट वाली लाइन उसे बताएंगे कि भाई 200 यूनिट्स पड़े हुए हैं हमारे पास, जिनकी टोटल वैल्यू 11,500 है। और रेट ऑन एवरेज हमारे पास चल रहा है कि टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, तो वहां से एवरेज रेट आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने परचेजेस की थी ऑन 14 जुलाई 500 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 70। परचेजेस आप जैसे ही करते हो ना, वो बिल्कुल वैसे ही जाके लिखा करें, 14 जुलाई 500 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ इज इक्वल टू। अब देखिए भाई जब आप परचेजेस करते हैं तो ये आपके क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होती हैं, तो पहले आपका जो स्टॉक रखा हुआ है उसमें जाके एज इट इज इसको ऐड कर दें। 500 एट अ रेट ऑफ 70 इज इक्वल टू 35,000। अब जाके इसकी एवरेज फाइंड कर लें, और एवरेज कैसे फाइंड होगी कि नंबर ऑफ यूनिट्स में यूनिट्स ऐड किए तो हमारे पास अब स्टॉक आ गया 700 यूनिट्स का। वैल्यू क्या बनेगी, 11,500 पहले थी, परचेजेज की 3,500 की 46,
500, ये इनकी वैल्यू आ गई। एवरेज रेट अब जाके डिटरमिन करो। 46,500 डिवाइडेड बाय 700 इज इक्वल टू 66.43। 2 डेसिमल प्लेसेस तक रहा करो एक्यूरेसी के लिए। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसके बाद देखें, 14 जुलाई के बाद आपने कौन सी ट्रांजैक्शन की? 25 जुलाई, 200 यूनिट सेल कर दिए। जब सेल करते हैं तो आप लोगों कौन सी डेट थी? 25। भाई जब सेल करते हैं ना, इश्यूएंस में आके लिख दिया करें जितने यूनिट सेल किए। कितने सेल किए? 200। अच्छा, अब जो एवरेज रेट बिल्कुल रिसेंट चल रहा हो, वही रेट आप लोगों ने यहां पे ले कर आना है। तो रिसेंट बिल्कुल रेट कौन सा है? तो आप सेल इस रेट पर कर 66.43। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आएगी? 13286। यही चीज जब आप बैलेंस में लिखने लगो तो ड्यू टू इश्यूएंस आपके स्टॉक में डिक्रीज आएगा। तो नेगेटिव टर्म में लिखते हैं 200, वैल्यू में डिक्रीज आया 13286, रेट में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा। अब जाके बैलेंसिंग वैल्यू फाइंड कर लो। यहां पर 700 में से 200, 500, 46,500 माइनस 13286, 33214, और रेट बिल्कुल सेम रहेगा। और अगर आप लोग 33214 डिवाइडेड बाय 500 भी करो तब भी सेम रेट आएगा। ये बात क्लियर हो गई? यहां तक कोई इशू? नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन आनी थी 25 जुलाई के बाद। ये नवंबर है, यह अक्टूबर। तो परचेजेस पहले हुई 200 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 22 अक्टूबर। परचेजेस हुई 200 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 80, 16,000 ऐड होना है इसने, तो एज इट इज 200, 80, 16,000। अब यहां पर इनका बैलेंस फाइंड करते हैं। 700, यहां से इसका बैलेंस फाइंड किया 49214, और एवरेज रेट यहां से फाइंड किया 70.31। बात क्लियर? ओके। अच्छा, अब देखें, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास हुई नवंबर में। आपने यूनिट सेल किए कितने? 23 नवंबर को भी आपने सेल कर दिया, साथ में 12 दिसंबर को भी सेल कर दिया, और इन दोनों सेल्स में कोई और परचेजेस शामिल नहीं है। आप इनको इकट्ठे लेके जा सकते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे? 23 नवंबर कितने सेल किए यूनिट्स? 23 नवंबर को 200। किस रेट पर सेल किए होंगे? 70.31 पर सेल किए होंगे। फिर दोबारा सेल हुए 12 दिसंबर, 12 दिसंबर, 200 नंबर ऑफ यूनिट्स सेम रेट पर। ड्यू टू सेल रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा होता, तो आप इनको इस तरह से लिख सकते हो। अब यहां पर वैल्यू देखें, आपके पास ये क्या आ रही है? 200 मल्टीप्लाइड बाय 70.31 इज इक्वल टू 14,14,062। नीचे भी बिल्कुल यही वैल्यू। अब सेल किए तो यहां पर ये नेगेटिव टर्म्स में आ जाएंगी। फोर्टीन जीरो सिक्स टू, यहां से माइनस करेंगे 14,062 क्लोजिंग। अब यहां पर भी अगर आप लोग देखें तो वही 700 में से 400 गया, तो नंबर ऑफ यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक 300। तो हम लोग ने ये तो स्टार्ट में ही कह दिया था कि भाई 300 यूनिट्स ही होंगे।
हाँ, वैल्यू का फर्क पड़ सकता है कि पीरियोडिक मेथड है या परपेचुअल है, फाइफो है या वेटेड एवरेज। और आप लोगों ने देखा कि हर मेथड के अंदर क्लोजिंग स्टॉक चेंज चेंज आ रहा है हमारे पास। अब यहां पर देखें सेम यही रेट रहेगा 70.31। इस टोटल में से ये दोनों माइनस कर दें तो आपके पास वैल्यू आ रही है 2109। और अगर इसको डिवाइडेड बाय 300 करें तो सेम यही रेट आ जाएगा आपके पास। ये है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। कॉस्ट फार्मूला है वेटेड एवरेज। ऑल राइट। ओके। अब ये 2 रुपए का डिफरेंस सिर्फ इस वजह से कि वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक एवरेज ले रहा था। जब ये बात हो रही होती है रुपीज में, तो रुपीज में जब पैसों की बात करते हैं तो जैसे ही वो 3 डिजिट में पैसा जाता है ना तो वो रुपीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें ना 2 डेसिमल प्लेसेस तक रहना चाहिए। ओके। तो वो अगर 1-2 रुपए का कोई डिफरेंस आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमसे। उसने 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिया हुआ था। जितने ये डेसिमल प्लेसेस ज्यादा होते जाएंगे आपकी एक्यूरेसी और ज्यादा होती जाएगी। ऑल राइट। अब किसी को कोई इशू यहां तक? ये बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, अब ना जरा मैं आपके सामने इनका कंपैरिजन करता हूं। अगर यहां पर आप लोग देखें, हम लोगों ने 2 किस्म के इन्वेंट्री के मेथड्स देखे। कौन कौन से? पीरियोडिक एंड परपेचुअल। अच्छा, इन दोनों में 2 किस्म के कॉस्ट फार्मूलाज देखे। कौन सा? फाइफो एंड वेटेड एवरेज। फाइफो एंड एवरेज कॉस्ट। ऑल राइट। अच्छा भाई, ओपन हम लोग यहाँ पे अभी बात, क्योंकि सेल्स रेवेन्यू गिवन नहीं है तो मैं एज इट इज ग्रॉस प्रॉफिट तो फाइंड कर नहीं सकता ना। अगर मेरे पास यूनिट सोल्ड के साथ उनकी सेलिंग प्राइस भी गिवन होती तो फिर मैं रेवेन्यू भी साथ में लिख सकता था कि मेरा टोटल रेवेन्यू इतना हो गया। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर भी कंपैरिजन कर लें तो हमें चीजों की समझ आ जाएगी। अगर मैं यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल की बात करूं तो भाई ओपनिंग स्टॉक में किसी किस्म का कोई इशू नहीं। कोई भी मेथड हो, हर किसी के लिए ओपनिंग स्टॉक तो सेम ही था ना। कोई भी मेथड हो, हर किसी के लिए ओपनिंग स्टॉक सेम था। हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास कैसे आएगी? ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे इसमें परचेजेस, लेस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक में ना कोई मसला नहीं था। हर किसी का ओपनिंग स्टॉक 100 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 50। तो यहां पर अब यूनिट्स बताने की जरूरत नहीं है, यहां पर वैल्यू से हमें गर्ज होती है। तो कितने वैल्यू का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था? चाहे कोई भी मेथड था, हर किसी के लिए ओपनिंग स्टॉक क्या था? 5। ये बात क्लियर? अब बात करेंगे परचेजेस की। तो अगर आप लोग परचेजेस को देखें तो हमने ड्यूरिंग द ईयर कितनी अमाउंट की परचेजेस की? तो ये रही हमारी परचेजेस। फर्स्ट हमने परचेजेस की थी 18,000 की। नेक्स्ट हमने परचेजेस की थी 35,000 की। लास्ट हमने परचेजेस की 16,000 की। एंड द टोटल परचेजेस आर 69,000। अच्छा, तमाम मेथड्स के लिए परचेजेस की वैल्यू में भी कोई फर्क नहीं था, 69,000।
अब हमारे लिए ना कंपैरिजन ज्यादा इजी हो गया है, क्योंकि अभी के लिए हमारा जितना भी फोकस जा रहा है ना, वो सारे का सारा जा रहा था क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू के ऊपर। अब ऑल अदर फैक्टर रिमेन सेम, तो देखें ना सारे सेम आ गए, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ने चेंज होना है। तो हमें वो चेंज आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी हो जाएगा कि ड्यू टू क्लोजिंग स्टॉक हमारी कॉस्ट ऑफ सेल में क्या चेंज आ रहा है, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में क्या चेंज आ रहा है, वैल्यू कम हो रही है ज्यादा हो रही है, उस चीज को हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें क्लोजिंग स्टॉक की यूजिंग फाइफो मेथड, तो फाइफो मेथड में पीरियोडिक सिस्टम, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आई थी, ये देखो ये डिटरमिन की थी हम लोगों ने। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम फाइफो मेथड, द क्लोजिंग स्टॉक इज 23,000, तो हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 23,000 लेके चले जाएंगे। 23,000 लेस होना है। अच्छा, अगर पीरियोडिक में एवरेज कॉस्टिंग की बात करें, तो ये देखें ये हमने कैलकुलेट किया था पीरियोडिक में एवरेज कॉस्टिंग, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आई थी, 20181। 20181। इधर बात करें हम लोग परपेचुअल में, फाइफो की बात करें, तो देखें हम लोगों ने ये इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाया था, तब भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आई थी, 23,000। तो ये 23,000 हमने यहाँ पे लिखा। एंड वेटेड एवरेज कॉस्टिंग परपेचुअल सिस्टम, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 21090 हम लोगों ने डिटरमिन किया था ना, ये रहा 21090। ओके। ओके। अच्छा अब देखें, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल क्या बन रही है, हर सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू क्या है। जी, फर्स्ट सिचुएशन में मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू क्या आ रही है, 51,000। नेक्स्ट में 5381। जी, 51,000 एंड 52,910। ओके। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल का जब पता चल जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हम लोग देख लेंगे कि इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, क्योंकि हर किसी में रेवेन्यू की वैल्यू ने तो सेम ही रहना था। अब अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा गौर करें, तो कॉस्ट ऑफ सेल और क्लोजिंग स्टॉक में आपको क्या रिलेशनशिप नजर आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल और क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ सेल और क्लोजिंग स्टॉक में क्या रिलेशनशिप नजर आ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कॉस्ट ऑफ सेल और क्लोजिंग स्टॉक के दरमियान हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। फर्स्ट पॉइंट, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट वन, कॉस्ट ऑफ सेल, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स या इनडायरेक्ट, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, ये बिटवीन लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक। There is inverse relationship between cost of sale and closing stock। क्या मतलब, कि अगर कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज कर गई तो क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली डिक्रीज हो रहा हो। तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास डिक्रीज हो जाता है, ये देखें 23 से 20,000 समथिंग, क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हुआ, तो कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज कर गई। बात क्लियर, बात क्लियर। अच्छा, तो भाई अगर यहीं पर हम लोग देखें, तो भाई क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक एक दूसरे के अपोजिट में चल रहे होते हैं।
इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कमिंग ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा, तो क्या वो कमिंग ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल को इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो ओपनिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आप देखें, कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग ऐड हो रहा है, कम ऐड करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, ज्यादा ऐड करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो जाएगी। ओपनिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल के दरमियान इनवर्स, इसीलिए तो माइनस हो रही होती है। और राइट, तो ये प्लस माइनस से भी पता चल सकता है कि जो चीज कॉस्ट ऑफ सेल को इंक्रीज कर दे तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जो चीज कॉस्ट ऑफ सेल को डिक्रीज कर दे वो इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, तो सेकंड पॉइंट हमें क्या पता चला? डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ सेल एंड ओपनिंग स्टॉक। ये बात क्लियर? अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल और ग्रॉस प्रॉफिट के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है? कॉस्ट ऑफ सेल और ग्रॉस प्रॉफिट के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है? मैंने आपसे पहले कहा साइन देख लिया करो। कॉस्ट ऑफ सेल नेगेटिव होती है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तो अगर ज्यादा अमाउंट माइनस करेंगे तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। मतलब कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो गई तो ग्रॉस प्रॉफिट कम, कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो इनवर्स रिलेशनशिप होगा किसमें? कॉस्ट ऑफ सेल और ग्रॉस प्रॉफिट के दरमियान। और राइट, लिख लें अपने पास ये पॉइंट्स। इनवर्स relationship between cost of sale and gross profit। क्या बच्चों को मेरी ये बातें समझ आ गई हैं? क्लियर? अच्छा, अब काम वाली बात पे आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता। अगर हम लोग यूज कर रहे हैं फाइफो मेथड, कॉस्ट फार्मूला अगर हम यूज कर रहे हैं फाइफो मेथड, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पीरियोडिक सिस्टम है या परपेचुअल, दोनों में इन्वेंट्री की वैल्यू सेम रहती है। देख लो, periodic में under FIFO method closing stock is 23,000, perpetual under FIFO method the closing stock is, तो बेसिकली FIFO मेथड में इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसके ऊपर ये शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट? गॉट इट? फाइफो मेथड के लिए आपको इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। आप ये वाला शॉर्टकट मेथड मींस दैट क्लोजिंग स्टॉक के नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करो और रीसेंट परचेजेज में से क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो, तो आपके पास इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। चाहे पीरियोडिक मेथड है चाहे परपेचुअल मेथड है, दोनों में इन्वेंट्री की वैल्यू सेम रहेगी। ऑलराइट, अब ये वाला पॉइंट भी अपने पास नोट कर लें। क्लोजिंग स्टॉक remain same under FIFO method using periodic or perpetual
इन्वेंट्री सिस्टम। डन। डन। जबकि वेटेड एवरेज में ऐसा कोई सीन नहीं। वेटेड एवरेज में अगर आप लोग देखें ना, देखें इसीलिए तो कंपैरिजन साथ साथ चल रहा है। वेटेड एवरेज में अगर आप लोग देखें, जब पीरियोडिक मेथड पर थे तो इन्वेंट्री की वैल्यू ये आई, जबकि परपेचुअल मेथड पर थे तो इन्वेंट्री की वैल्यू ये आई। क्योंकि रेट चेंज हो जाता है तो इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज है। अब अगर आप लोग पीरियोडिक सिस्टम पर होंगे तो वेटेड एवरेज के लिए आपने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस परचेजेस रिटर्न, वहां से एवरेज रेट फाइंड करना है एंड मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी। लेकिन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आपको हर हाल में इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाना पड़ेगा। इसके बगैर आप कभी भी क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं बता सकते। आपको ये कार्ड जरूर बनाना पड़ेगा। अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है और कॉस्ट फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं एवरेज कॉस्टिंग। क्या ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? क्लियर? अच्छा नेक्स्ट सुने। यहां तक कोई इशू किसी को? अब देखें भाई, अगर आप लोग यहां पे थोड़ा सा गौर करें ना इस एग्जाम्पल में, नंबर ऑफ यूनिट्स आप परचेज कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपको इन्फ्लेशन नजर आ रही है या डिफ्लेशन नजर आ रही है? इन्फ्लेशन नजर आ रही है या डिफ्लेशन? इन्फ्लेशन। क्यों? ओपनिंग स्टॉक 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से था, पहली परचेज 60 से हुई, सेकंड 70 से हुई, थर्ड 80 से हुई, तो नंबर ऑफ यूनिट्स पर प्राइस ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होती जा रही है, तो आपको इन्फ्लेशन नजर आ रही है। एम आई राइट? ऐसा ही है ना? तो जब इन्फ्लेशन की बात कहो कि इन्फ्लेशन आपको नजर आए, तो वेटेड एवरेज से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आएगा या फाइफो मेथड से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आएगी? क्यों? क्यों? क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास मौजूद होगा वो बिल्कुल रीसेंट परचेजेस, और रीसेंट परचेजेस हायर रेट के ऊपर मौजूद है। इस वजह से अंडर फाइफो मेथड क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन वेटेड एवरेज इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। मेरी बात समझ आई है? जब एवरेज लेंगे तो देखें, 50 और 80 की एवरेज लें तो वैल्यू तो 50 और 80 के दरमियान कोई वैल्यू आएगी ना आपके पास। 70 आ जाएगी, 60 आ जाएगी, 65 आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक एवरेज रेट पे जाएगा। लेकिन अगर फाइफो मेथड होगा तो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड ही 80 पे करना है। तो फाइफो मेथड, अगर इन केस ऑफ इन्फ्लेशन फाइफो मेथड से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वेटेड एवरेज। ऑलराइट। अब देखो इन्फ्लेशन थी ना यहां पर, अब यहां पे जरा देखो, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक फाइफो मेथड में 23,000 का था, जबकि वेटेड एवरेज में 20181 या 21090। ओके, क्लियर? और डिफ्लेशन में इसका उलट हो जाएगा। अगर डिफ्लेशन हो मतलब वैल्यूज डिक्रीज होती जा रही हैं, चीजें सस्ती होती जा रही हैं, तो फिर फाइफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक कम वैल्यू का होगा और एवरेज में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा वैल्यू। क्लियर ये बात? नहीं समझ आई? इन केस ऑफ इन्फ्लेशन फाइफो मेथड
क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन एवरेज कॉस्टिंग क्लोजिंग। हाँ जी, ये बात क्लियर है। इन्फ्लेशन के केस के अंदर फाइफो मेथड का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्टिंग क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ सेल किसकी ज्यादा होगी? तो कॉस्ट ऑफ सेल किसकी ज्यादा होगी इन केस ऑफ इन्फ्लेशन? कॉस्ट ऑफ सेल फाइफो मेथड वाले की ज्यादा होगी या वेटेड एवरेज वाले की ज्यादा होगी? कॉस्ट ऑफ सेल वेटेड एवरेज वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि जिसका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा उसकी कॉस्ट ऑफ सेल कम। ऑल राइट। डिफ्लेशन के केस में ये उलट हो जाएगा। तो आपको मेरी ये बातें सारी समझ आ चुकी हैं? अच्छा, अब चलते हैं अपनी जरा बुक की तरफ। बुक में ये जो एग्जांपल नंबर 5 थी ये तो हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व कर ली, एंड आई होप कि आप सब बच्चों को समझ आ चुकी होगी। वेटेड एवरेज के लिए ये उसने फार्मूला बता दिया कि आपने एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड करनी है। तो हम लोग भी ऐसे ही कर रहे थे कि हम लोग वैल्यू में वैल्यू को ऐड कर रहे थे, यूनिट्स में यूनिट्स को ऐड कर रहे थे, देन वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स कर देते थे। तो इन्होंने यही कुछ हमें इधर बताया। ये आप लोगों को कार्ड अब क्लियर हो चुका होगा कि इस तरह से ये हमारे पास कार्ड बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 8 ये हम लोग कर लेंगे, कल करेंगे इंशाल्लाह। एग्जाम्पल नंबर 8 फुल फ्लैट हम लोग कल करेंगे। लेकिन अगर इसके बाद इसको देखें, एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद ये जो कंपैरिजन ऑफ मेथड्स लिखा हुआ है, अब इसको जरा स्टडी करो और मुझे बताओ कि क्या आपको ये बातें समझ आई हैं। कंपैरिजन ऑफ मेथड्स, इसको स्टडी करें और अगर कोई इश्यू है तो वो डिस्कस करें। अब ये कंपैरिजन बिल्कुल वैसे ही है जिसकी डिटेल्स हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके। The different method of inventory valuation will give a significantly different valuation for the cost of sales and the value of closing inventory during a period of high inflation when prices are increasing. With FIFO, during a period of high inflation, the cost of sales will lower. क्यों? क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होती है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होती है इन इन्फ्लेशन यूजिंग FIFO मेथड। देन द करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल मींस दैट जो बिल्कुल रीसेंट परचेजेस होती हैं, हम मटेरियल की कॉस्ट वो वाली हम लोग यूज कर रहे हैं। द क्लोजिंग इन्वेंटरी वैल्यू शुड बी क्लोज टू current value since they will be the units brought most recently. With weighted average costing during a period of high inflation, cost of sales will be higher and the value of closing stock lower than FIFO valuation। तो क्या ये बातें हम लोगों ने डिस्कस करनी ली? अच्छा, इजीली समझ आ गई होंगी अब ये बातें आप लोगों को। In the example is used about to illustrate 500 weighted average prices or rise and the valuation of the cost of goods issued and closing inventory were as follows। लेकिन ये FIFO मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज की वैल्यूज और साथ में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यूज आप लोगों के पास मौजूद हैं। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स issued is lower using FIFO. This is typically during a period when prices are rising steadily। अब देखें, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू कम मिलेगी। तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा कौन सी किस सिचुएशन में है? FIFO में। तो FIFO का कॉस्ट ऑफ सेल कम होना है। The opposite is true when prices are fallen, the valuation of closing inventory is lower and the cost of goods issued is higher than FIFO। All clear? बल्कि हम लोगों ने इससे कई गुना ज्यादा पढ़ लिया था। क्लियर होगी सारी बातें? अब देखिए भाई, हर मेथड के कोई ना कोई आपको बेनिफिट्स मिलने हैं, कोई ना कोई आपको उसके डिसएडवांटेजेस भी मिलने हैं। तो आपको थोड़ी बहुत ये चीजें याद होनी चाहिए कि किसके बेनिफिट्स हैं
और किस के डिसएडवांटेजेस हैं। हर चीज के ना डुअल इम्पैक्ट्स होते हैं। अब जैसे अगर आप लोग फाइफो मेथड यूज कर रही हो तो आपको उसके बेनिफिट्स भी नजर आएंगे, लेकिन आपको उसके डिसएडवांटेजेस भी नजर आएंगे। बेनिफिट्स में आपको सबसे पहले कौन सा बेनिफिट नजर आ रहा है? कहते हैं दिस मेथड इज रियलिस्टिक एंड इन लाइन विद द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स नॉर्मली। मतलब हमें पता होता है कि यार जिस तरह से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, जिस तरह से वैल्यूज ऑफ मटेरियल इंक्रीज होती जा रही है, हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग ले रखा हुआ है। मतलब मार्केट में जिस यूनिट की जो वर्थ है उसके मुताबिक हमने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया हुआ है। फिर कहते हैं इजी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन टू मैनेजर। अब अगर आप लोग देखें फाइफो मेथड से इन्वेंटरी लेजर कार्ड बनाना या वो एक्सप्लेन करना वो ज्यादा इजी था कि भाई हमारा क्लोजिंग स्टॉक ये देखिए इस तरह से आ गया। उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। गिव अ वैल्यू नियर टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब वो जो करंट मार्केट वैल्यू हमारी चल रही होती है उसके करीब करीब हमें एक वैल्यू मिल जाती है। ये इसके बेनिफिट्स थे। डिसएडवांटेजेस इसके क्या होंगे? कहते हैं कैन बी कम्बरसम टू ऑपरेट स्पेशली व्हेन फ्रीक्वेंट परचेज इज मेड एंड प्राइसेस आर फ्लक्चुएटिंग ऑन रेगुलर बेसिस। अब यहां पर अगर आप लोग देखें तो यहां पर तो परचेज हम लोग बहुत कम कर रहे थे ना, लेकिन अगर हम लोग फ्लक्चु बहुत ज्यादा परचेजेस कर रहे हों और हमारे पास जो परचेजेस हों उनमें जो प्राइसेस हों वो बहुत ज्यादा चेंज हो रही हों, वह कभी कम हो रही हैं कभी ज्यादा हो रही है। जैसे पेट्रोल की प्राइसेस देख लो, हमेशा इंक्रीज नहीं हो रही होती, कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, कुछ नहीं पता होता कि किस तरह से इसने चलना है। तो उन सिचुएशन में ये कोई इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता। Managers may find it difficult to compare cost and make decisions when they are charged with varying prices for the same materials. In a period of high inflation, inventory issues, price will lag behind current market value. तो कहता है जब इन्फ्लेशन होती है तो जो हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर रहे हैं वो तो लोअर वैल्यू के ऊपर कर रहे हैं, जबकि हमारे पास जो इन्वेंट्री रखी हुई है वो हायर वैल्यू के ऊपर रखी हुई है। तो कहते हैं ये भी एक इशू बन जाते हैं हमारे लिए। फिर जब वेटेड एवरेज कॉस्टिंग में गए, एडवांटेजेस क्या मिला हमें? कहते हैं स्मूथनेस ऑफ प्राइसेस, फ्लक्चुएशंस एट डिफरेंट प्राइसेस आर कन्वर्टेड इनटू एवरेज प्राइस। कि अब आपको उन प्राइसेस में स्मूथनेस नजर आ गई है। इजियर टू एडमिनिस्टर देन फाइफो। अब क्या होता है कि फाइफो के लिए ना आप लोगों को हर एक स्टॉक के अलग अलग रिकॉर्ड रखना है कि आपके पास पहले से कितना रखा है, फिर परचेजेस कितनी हुई, फिर मजीद कितनी परचेजेस हुई, फिर जब सेल करनी है तो देखना है कि भाई किस में से सेल करूं, ओपनिंग को सबसे पहले आके उठाते हैं। इस तरह उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि वेटेड एवरेज में आपको पता है कि जाके टोटल मिक्स करके रख दो, सेल करने हैं तो बस उसी टोटल में से निकालो। अब देखो इससे पहले फाइफो में अगर हम लोगों ने 200 यूनिट सेल करने थे ना, 100 ओपनिंग उठाया था, 100 परचेजेस में से उठाया था फाइफो मेथड में। लेकिन जब हम लोग गए थे वेटेड एवरेज में हमने एग्जैक्ट 200 ही सेल कर दिया था इश्यूएंस में। तो इसीलिए कहता है वेटेड एवरेज में इस चीज को एडमिनिस्टर करना बहुत ईजी है, मैनेज करना। डिसएडवांटेजेस क्या है? कहता है इशू प्राइसेस रेयरली व्हाट हैज बीन पेड। Prices tends to lag a little behind current market values when there is gradual inflation. All right. अच्छा ये पॉइंट्स एज इट इज आप लोगों ने याद रखने के, इन केस किसी किस्म का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं इनकी जर्नल एंट्रीज यूजिंग फाइफो, यूजिंग पीरियोडिक मेथड एंड परपेचुअल। तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्रीज हमें दी गई हैं वो परपेचुअल मेथड से ही दी गई हैं। अगर यहाँ मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती तो हम दोनों को देखते, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंटरी अंडर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, जिसको हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।